कहानी छुअन भाग 4। कुछ दूर कैनवास पर ताजी जन्मी वफाई की तस्वीर जीत को देख रही थी। जीत पर हंस रही थी। जीत भी उस तस्वीर को देखता रहा। उसे आनंद प्राप्त हो रहा था। कुछ समय तक ऐसे खड़े रहने पर जीत थक गया। उसने कैनवास को झूले की तरफ मोड़ दिया। झूले पर जाकर बैठ गया। झूले से तस्वीर को देखता रहा। झूले पर झूलता रहा। मन में थोड़ा विषाद, थोड़ी आशा थी। वह संतुलित था। सूरज माथे पर आ गया था। मध्यम शीतल हवा और सूरज की मध्यम किरणें, ना उष्णता ना शीतलता, जैसे दोनों का संतुलित सम्मिश्रण। क्रमशः पेश है कहानी छुअन का चौथा भाग। भोजन का समय हो गया। जीत प्रतीक्षा करने लगा कि अभी वफाई कहेगी, जीत भोजन तैयार है, आ जाओ। वह प्रतीक्षा करता रहा। कोई आमंत्रण नहीं आया। अभी तक वफाई ने पुकारा क्यों नहीं? वह नहीं पुकारेगी क्यों? वफाई होगी तो पुकारेगी ना। वह तो अब तक लौटी ही नहीं लौटी। वह तो कहकर गई थी कि भोजन के समय से पहले वह लौट आएगी। भोजन साथ साथ करेंगे। उसे अब तक तो लौट आना चाहिए था, किंतु सत्य तो यही है कि वह अब तक लौटी नहीं है। वह लौट आएगी, अवश्य लौट आएगी। मैं प्रतीक्षा करता हूँ। यदि वह नहीं आई तो ऐसा कैसे हो सकता है? उसका नाम ही वफाई है। यदि उसने बेवफाई कर दी तो वफाई कभी बेवफाई नहीं कर सकती। देखो, समझो, उसका नाम ही वफाई है। वफाई आई, ठीक है, कर लो प्रतीक्षा। जीत ने स्वयं को विश्वास दिलाया और प्रतीक्षा करने लगा। समय व्यतीत होने लगा किंतु वफाई नहीं आई। जीत का धैर्य विचलित होने लगा। जीत का विश्वास टूटने लगा, बिखरने लगा। जीत ने गगन को देखा। सूरज अब धीरे धीरे पश्चिम की तरफ गति कर रहा था। जीत ने दूर क्षितिज की तरफ देखा जहाँ रोज सूरज डूब जाता है। उसने सूरज को देखा। दोनों के बीच के अंतर को मन ही मन नाप कर हिसाब लगाने लगा कि सूरज को डूबने में कितना समय बाकी बचा। क्या सूरज डूबने से पहले वफाई लौट आएगी? जीत ने स्वयं को प्रश्न किया, जिसका कोई उत्तर जीत के पास नहीं था। जीत फिर मौन हो गया। फिर प्रतीक्षा करने लगा। फिर समय व्यतीत होने लगा किंतु वफाई लौटकर नहीं आई। जीत निराश हो गया। सूरज पश्चिम की तरफ थोड़ा अधिक गति कर गया। संध्या का समय निकट आ गया। वफाई की प्रतीक्षा में विषादग्रस्त जीत व्याकुल होने लगा। मन ही मन द्वंद चलने लगा। मन का एक हिस्सा कह रहा था कि वफाई लौट आएगी। दूसरा हिस्सा कह रहा था कि सत्य तो यह है कि वफाई लौटी नहीं थी, न ही उसके आने के कोई संकेत थे। जीत की दृष्टि दूर कैनवास पर हंसती हुई वफाई की तस्वीर पर पड़ी। वफाई हंस रही, कितना निर्दोष स्मित है। नहीं, यह स्मित निर्दोष नहीं है। यह तो मेरी स्थिति पर हंस रही है, व्यंग कर रही है। नाम वफाई और कर रही है बेवफाई। गुणों के अनुरूप नाम रखे जाते हैं। किसने इसका नाम वफाई रख दिया? जीत। वह बहाना करके निकल गई तुम्हारे जीवन से। उसे समझ में आ गया कि तुम्हारे पास अल्प समय बचा है। अब क्यों वह साथ रहे? डूबती नैया पर कोई सवार होता है क्या? नहीं यार, वफाई ऐसी नहीं हो सकती। यह तुम्हारा भ्रम है। वफाई ऐसी ही है। अब तुम करते रहो प्रतीक्षा दोनों की। क्या अर्थ है तुम्हारा? हाँ, दोनों की। एक वफाई की, दूसरी अपनी मृत्यु की। तुम मरोगे तो भी अकेले और जब तक जियोगे तो भी अकेले। तुम्हें मरना होगा अकेले। दूर सूरज डूब गया। वफाई नहीं आई। जीत के कानों में, जीत के हृदय में, जीत के समग्र अस्तित्व में एक ही ध्वनि गूंज रही थी, तुम्हें मरना होगा अकेले। जीत निराश हो गया। अपने ही विश्वास से उसका विश्वास उठ गया। अपने ही धैर्य से धैर्य खो बैठा। वो एक युद्ध हार गया। जीत के तन से सारी शक्तियां लुप्त होने लगी। शरीर ठंडा पड़ने लगा। चक्कर आने लगे। जीत संतुलन खोने लगा। वह जमीन पर ही बैठ गया। सांसें ठंडी पड़ने लगी। जीत को अनुभव होने लगा कि शरीर से कुछ अलग हो रहा है। क्या आत्मा मेरे शरीर का साथ छोड़ रही है? क्या यही स्थिति को मृत्यु कहते हैं? क्या हो रहा है यह मुझे? दिशाएं क्यों इतनी धुंधली सी हो रही है? हवाएं बह रही है या थम सी गई? यह रेत भी शीतल होती जा रही है। यह रेत है अथवा हिम? यह हिम ही है। जीत ने रेत के कणों को स्पर्श करना चाहा। उसने हाथ पसारने का प्रयास किया। हाथ थोड़ा सा हिला, रेत का स्पर्श हुआ। कितनी शीतल है यह, हिम से भी शीतल। कहाँ गई रेत की वह ऊष्मा? क्या मेरे रक्त की ऊष्मा की भांति रेत की ऊष्मा भी लुप्त हो गई? हिम इतना घातक होता है क्या? हाँ, हिम तो घातक ही होता है। यही हिम जो तेरे अंदर है, वही तो है घातक। वह हिम अपनी शीतलता दिखा रहा है। अपनी शीतलता से तेरे रक्त की ऊष्मा को हर रहा है। हिम का एक टुकड़ा और सब कुछ समाप्त, जीवन भी। हिम के एक टुकड़े से मुझे नहीं मरना है। मैं इस छोटे से टुकड़े से हार नहीं मानूंगा।
यदि मुझे मरना ही है तो मैं हिम के उस विशाल पहाड़ पर जाकर ही मरूंगा। हिम के उसी पहाड़ पर जाऊं, मरने से पहले पुनः एक बार जी लूं। नहीं, मैं यहाँ नहीं मरना चाहूंगा। मैं यहाँ नहीं मर सकता, नहीं। जीत के अंदर जिजीविषा जागने लगी। जीत ने हाथ से उसी रेत कणों को स्पर्श किया। रेत के वह कण उष्ण थे। जीत ने पूरी शक्ति से उस रेत के कणों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। रेत की ऊष्मा बंद हथेलियों में बहने लगी। शीतल हो रही हस्तरेखाएं उष्ण होने लगी। धीरे धीरे यह ऊष्मा सारे शरीर में प्रवाहित होने लगी। एक नई चेतना का अनुभव होने लगा। जीत ने वफाई की तस्वीर को देखा। वह अभी भी स्मित कर रही थी। वफाई के उस स्मित पर जीत को क्रोध आया। जीत ने अपनी तमाम शक्ति एकत्र की और उठा, कैनवास तक गया, तुलिका हाथ में ली और काले रंग में डुबो दी। तुम स्मित कर रही हो। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे बिना मर नहीं सकता? मैं तुम्हारे इस स्मित को ही विकृत कर देता हूँ। तुम्हारे अधरों को काले रंग से रंग देता हूँ। तत्पश्चात तुम दिखाना स्मित करके, मैं तुम्हारे बिना भी मर सकता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे बिना भी मर सकता हूँ। सुना तुमने वफाई, सुना तुमने। जीत ने काले रंग में डूबी तुलिका को वफाई के चित्र में रहे होठों को काला करने के लिए कैनवास पर रखा ही था कि उसके कानों पर ध्वनि आई। हाँ, मेरे बिना तुम मर तो सकते हो, किंतु मेरे साथ होते हुए तुम मर नहीं सकते। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। किसी ने जीत को पीछे से पकड़ लिया। जीत के हाथ में रही तुलिका छूट गई। गिरते गिरते वह कैनवास को स्पर्श कर गई। वफाई के चित्र को स्पर्श करते वह धरती पर गिर गई। जीत गिरती हुई तुलिका को देखता रहा। नीचे झुककर जीत ने उसे उठाना चाहा, किंतु पीछे से किसी की पकड़ ने उसे ऐसा करने से रोका। जीत स्थिर हो गया। कौन हो तुम? यह क्या कर रहे हो? जीत धुंधला कर बोला। जीत ने पीछे मुड़कर उसे देखना चाहा, किंतु उस व्यक्ति की पकड़ चुस्त थी तथा जीत में वह शक्ति नहीं थी। वह चुपचाप खड़ा रहा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। यह शब्द अभी भी जीत के कानों पर पड़ रहे थे। जीत ने उन शब्दों पर ध्यान दिया। यह ध्वनि तो परिचित सी है। अरे, यह तो वफाई की ध्वनि। जीत मन ही मन बोला। जिन हाथों ने पकड़े रखा था उन हाथों को देखा और आश्वस्त हो गया। हाँ, यह वफाई ही है। जीत, मैं ही हूँ। वफाई। वफाई ने जीत को मुक्त किया। जीत ने गहरी सांस ली, पीछे मुड़ा और वफाई को देखता रहा। वफाई ने स्मित किया। जीत ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। वह अभी भी वफाई के मुख को देख रहा था। वहाँ स्मित के साथ थोड़ा क्रोध भी था, जैसे वह डांट रही हो जीत को किसी बात पर। जीत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह खड़ा रहा शून्यमनस्क सा। क्या कर रहे थे? मरने के लिए इतने उतावले हो क्या? तो जाओ मरो, करो अपने मृत्यु की प्रतीक्षा। जब तुम जीना ही नहीं चाहते तो फिर कोई क्या करे? वफाई ने पूरे गुस्से से जीत को डांटा। वफाई के शब्द तथा मुख के भाव इतने तीव्र थे कि जीत को लगा कि वह उस आग में जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। जीत ने दृष्टि नीचे झुका ली, मौन खड़ा रहा। अब यूं पुतले की तरह खड़े क्यों हो? जाओ न, जाकर। वफाई की बात पूरी नहीं हो पाई थी कि जीत बोल उठा, बस भी करो। कुछ गुस्सा बचाकर भी रखना। अभी कई अवसर आएंगे मुझे डांटने के। जीत की इस बात ने वफाई के गुस्से को शांत कर दिया। अर्थात तुम आज नहीं मरना चाहते। वफाई ने भी व्यंग का तीर चलाया। तुम आ गई हो तो अब मरने का कार्यक्रम निरस्त। जीत ने वफाई के बदले मूड पर सवार होना ही उचित समझा। जीत हंस पड़ा। तुम्हारे आने की, तुम्हारे पदचाप की ध्वनि सुनाई नहीं दी। जीत की ध्वनि भी नहीं सुनाई दी। मुझे ध्यान ही नहीं रहा तुम्हारे आने का। जीत ने द्वार की तरफ देखा। जीत वहाँ खड़ी थी। मैं कोई छुपते छुपाते नहीं आई। ना तो मेरे पदचाप मौन थे, ना जीत की ध्वनि। कुछ भी असाधारण नहीं किया मैंने। सब साधारण सा था, तो फिर मैंने कुछ भी सुना क्यों नहीं? जीत, जब हमारे अंदर कोलाहल हो तो बाहर की ध्वनि नहीं सुनाई देती। जब अंदर की ध्वनि तीव्र हो तब हमारे कान दूसरी किसी भी ध्वनि को नहीं पकड़ पाते। वफाई का उत्तर जीत को समझ नहीं आया। वह मुख पर प्रश्न लटकाए वफाई को देखता रहा। लगता है मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई। मैं समझाती हूँ। अंदर का कोलाहल अर्थात तुम्हारे अंदर चल रहे विचारों की ध्वनि, मन के अंदर चल रहे द्वंद की ध्वनि। वफाई लौटेगी या नहीं? वफाई को आने में विलंब हो गया। वफाई कहीं छोड़कर चली तो नहीं गई। ऐसी कई बातें जब तुम्हारे अंदर चल रही थी तब तुम्हारे अंदर का कोलाहल प्रचंड था, प्रखर था। मेरी जीप उसकी स्वाभाविक ध्वनि से चलती हुई घर के द्वार तक आ चुकी थी।
इस मरुभूमि के नीरव मार्ग पर हमारे पैरों की ध्वनि भी स्पष्ट सुनाई देती है। वहां जीप की तेज और कर्कश ध्वनि ना सुनाई दे, ऐसा हो नहीं सकता। किंतु उस ध्वनि से भी तुम्हारे अंदर का कोलाहल अधिक तीव्र था। जो अधिक तीव्र हो वह सुनाई देता है, जिसके कोलाहल में बाकी की ध्वनि दब जाती है। तुम ठीक कह रही हो। कोलाहल, ध्वनि, प्रचंड तथा प्रखर ध्वनि, कितने बड़े बड़े शब्द हैं। जब कोलाहल होता है तब कलरव नहीं सुनाई देता, वफाई ने कहा। जीत समझ गया कि वफाई प्रसन्न मुद्रा में है, उस प्रसन्नता को बनाए रखना होगा। पत्रकार लोग शब्दों से खेलना अच्छी तरह जानते हैं। कोलाहल, कलरव, क्या बात है। जीत हंस पड़ा। क्या यही खड़े खड़े ही सब बातें कर लेनी है। वफाई भी हंस पड़ी। एक ठंडी हवा बह गई। तुम जरा बैठो यहाँ झूले पर। यात्रा से आई हो, थक गई हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। जीत ने झूले की तरफ संकेत किया और अंदर चला गया। वफाई झूले पर जा बैठी। धीरे धीरे झूलने लगी, घर को देखने लगी। क्या कुछ बदला है इन बीते 36 घंटों में। वफाई ने एक विहन दृष्टि चारों तरफ फैलाई। उसे कुछ भी तो नया नहीं दिखाई पड़ा। सब कुछ वैसा का वैसा था। वफाई को समझ नहीं आया कि इस बात पर वह प्रसन्न हो या उदास। दोनों भावों ने उसके अंदर जन्म ले लिया। पिछले 36 घंटों में जीत ने क्या किया होगा। मेरे बारे में ही सोचता रहा होगा। कुछ काम भी किया होगा। मेरे पर विश्वास किया होगा। संदेह किया होगा। मैं लौटकर ना आऊं तो भोजन भी किया होगा अथवा वैसे ही पड़ा होगा। चल रसोई में जाकर देखती हूँ। वफाई घर में प्रवेश कर गई। जीत अभी भी पानी भरने के लिए बर्तन ढूंढ रहा था। वह एक गिलास तक नहीं ढूंढ पाया। इस तरह तो मैं तृषा से ही मर जाऊंगी, श्रीमान चित्रकार। वफाई के शब्दों ने जीत को चकित कर दिया। अरे यही तो कहीं रखा था, मैं लाता हूँ न गिलास में पानी भरकर। तुम बैठो न झूले पर। जीत गिलास ढूंढ नहीं पाया। छोड़ो, तुमसे न होगा यह। मैं ही। वफाई ने एक विहन दृष्टि दोहराई पूरे कक्ष में। यह रहा, यह यहाँ पर है। दोनों एक साथ गिलास की तरफ बढ़ते हुए बोले। दोनों एक साथ गिलास तक पहुँचे, एक साथ गिलास उठाया। दोनों की टक्कर हो गई। दोनों को एक दूसरे का स्पर्श हुआ, अच्छा लगा। दोनों की दृष्टि भी टकराई और स्थिर हो गई एक दूसरे पर। देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। चार आंखों में नई तृषा जागी, तृषा बढ़ने लगी। जीत ने स्वयं को संभाला। उसने दृष्टि झुका ली, हाथ छुड़ा लिया और पीछे हट गया। तुम स्वयं ही पानी भरकर पी लो। तुम्हारी तृषा तृप्त करने का सामर्थ्य ही नहीं मुझ में। जीत कक्ष से बाहर चला गया। वफाई ने अपने तृषातुर नयन झुका लिए। वफाई पानी पीकर बाहर आई। जीत झूले के पास खड़ा था, मौन। वफाई झूले पर जा बैठी। वह भी मौन हो गई। दोनों के मौन ने समय को बीतने दिया। समय बीतता रहा। सूरज पूरा ढल गया। आधा सा चंद्र निकल आया, अपनी मध्यम सी चांदनी लेकर। चंद्रमा की चांदनी कैनवास पर बरसने लगी। वफाई ने उस पर टंगे चित्र को देखकर मौन तोड़ा। जीत, यह तुमने क्या कर दिया। कुछ भूल कर दी क्या। ध्यान से देखो, कुछ तो है, कुछ विशेष ही है यह चित्र। इन आंखों के भाव अद्भुत लग रहे हैं। गालों के खंजन, अधरों का यह स्मित, गाल और कान के बीच एक नक्कट लग, खुले बालों का कंधों पर लहराना, वर्षा से भरे मेघ जैसी छाती। वफाई एक क्षण रुकी, जीत की तरफ घूमी। तुमने अब तक जितने भी मेरे चित्र बनाए हैं उन सब में यह श्रेष्ठ है, सुंदरतम है। नहीं, तुम असत्य कह रही हो। मैं इस चित्र को श्रेष्ठ ही बनाना चाहता था, किंतु मेरे ही मन के भावों ने इसे। क्यों, क्या हुआ। इसमें एक दाग लग गया है। तुम्हें लौटने में विलंब हुआ तो मेरे मन के अंदर तुम्हारे लिए घृणा के भाव जाग गए, इसलिए मैं तुम्हारी इस छवि को विकृत कर देना चाहता था। मैंने काले रंग में डुबोई तुलिका भी हाथ में ले ली थी और इस छवि को विकृत करने ही वाला था कि तुम आ गई और तुमने मुझे जकड़ लिया। मेरे हाथ से तुलिका गिर पड़ी। गिरते गिरते वह कैनवास को स्पर्श कर गई, अपने अंदर भरे काले रंग को छवि पर डालती गई। जीत ने दीर्घ सांस ली और छवि को विकृत कर गई। है ना। हाँ, मुझे तो इस छवि में कोई विकृति दिखाई नहीं दे रही। तुम दिखाओ भला। इधर आओ, निकट आओ। दूर से सब कुछ सुंदर ही दिखता है। विकृति तो तब दिखती है जब हम अत्यंत निकट होते हैं। जीत छवि के बिल्कुल निकट गया। वफाई भी। यह अधर, नीचे वाला आधार देखो। इस दाहिने छोर को देखो। क्या दिख रहा है। कुछ विशेष नहीं, केवल एक काला सा बिंदु दिख रहा है। तुम इसी की बात कर रहे हो क्या। वफाई ने पूछा। हाँ, वही। देखो, इतने सुंदर होंठों पर यह काला बिंदु कितना विकृत लग रहा है। जीत निराश हो गया।
जीत, मुझे तो इसमें कुछ विकृति नहीं दिख रही, बल्कि मैं तो कहूंगी कि यह काला बिंदु ही इन होंठों की शोभा बढ़ा रहा है। गोरे होंठों पर एक काले तिल सा। हाँ, यही इस होठों की अप्रतिम सुंदरता है। वफाई उत्साहित गई, किंतु तुम्हारे अधरों पर तो ऐसा तिल नहीं है ना, तो फिर यह विकृत ही हो गया ना। तुमने कैसे जाना कि मेरे अधरों पर तिल नहीं है? तुमने कभी देखे हैं मेरे अधरों को? वफाई ने दोनों अधर आपस में भीड़ दिए। नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो? बस यूं ही मान लिया। जीत सफाई देने लगा, तुम यही भूल करते हो, अपने मन में कुछ धारणा बना लेते हो और उसको ही सत्य मान लेते हो। कभी सत्य तक जाकर उसे परखने का साहस तो कर लेते। अब इतना साहस कहाँ बचा है मेरे अंदर? मुझसे ना होगा ये। ऐसा नहीं है, आज तो तुम्हें ऐसा साहस करना ही होगा। देखना चाहोगे मेरे अधर? ना ना। जीत दुविधा में पड़ गया। कभी तो खुलकर बोला करो, कभी तो खुलकर जिया करो। आओ मेरे पास। वफाई ने जीत को अपने अधर दिखाए। वफाई, यह कैसा विस्मय है? तुम्हारे नीचे वाले अधर पर एक काला तिल है, वह ठीक उसी स्थान पर है जहां तुम्हारे इस चित्र में है। क्या यह कोई संयोग है अथवा किसी संकेत का संकेत है? जीत विचार में पड़ गया। क्या हुआ श्रीमान? वफाई ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैंने कभी तुम्हारे अधरों को नहीं देखा। यह जो भी हुआ है अनायास ही हुआ है, एक अकस्मात ही है, संयोगवश ही हुआ है। मेरा। जीत के शब्द और विचार कांपने लगे। जीत का मुख पीला पड़ने लगा, जैसे कोई चोरी करते हुए चोर को रंगे हाथ पका गया हो। मैंने कब कहा कि तुमने यह सब देखकर किया है? चिंतित मत हो, विचलित मत हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। शांत हो जाओ। वफाई के शब्दों ने जीत को कुछ शांत कर दिया। यदि यह एक अकस्मात ही है तो यह एक सुंदर अकस्मात है। आनंद आ गया श्रीमान चित्रकार। कुछ बात तो है तुम में कि तुम अपनी तीसरी आंख से ही उस बात को देख लेते हो जो तुम्हारी दोनों आंखों ने कभी देखी ही नहीं। मान गए गुरु। वफाई नटखट हो गई। वफाई की इन बातों ने जीत को संभलने में सहायता दी। अभी भी एक और बात, इस बात का उल्लेख करूं अथवा रहने दूं? जीत, अब क्या है? अभी भी एक बात इस चित्र की है जो मुझे उचित नहीं लग रही। जीत चित्र की तरफ बढ़ा। अभी भी कुछ बचा है कहने को, चलो वह भी बता दो। इसे देखो, तुम्हारे माथे पर यह माथे पर फैले बाल और बिखरी लंटे तो बिल्कुल सही है। कितनी सुंदर है, वास्तविकता से भी सुंदर। हाँ, क्या बात है जीत। वफाई उत्साहित थी। जीत अभी भी मौन था, चित्र को देख रहा था, चित्र के माथे को देख रहा था। जीत से कोई प्रतिभाव ना पाकर वफाई जीत की तरफ मुड़ी। तुम कुछ कहोगे भी अथवा अपने ही द्वारा सर्जित चित्र के बालों और लटों से प्यार हो गया है जिसमें कहीं खो गए हो? यदि इन बालों में, इन लटों में ही उलझना है तो चित्र को क्यों देख रहे हो? मेरी तरफ देखो, मैं जीवित हूँ, चित्र की भांति स्थिर अथवा निश्चल नहीं हूँ। वफाई थोड़ी अधिक चंचल हो गई। वफाई ने एक घातक मुद्रा से अपने बंधे हुए बाल खोल दिए। खुले बाल वफाई के कंधों पर फैल गए। गगन में चंद्र को एक बदरी ने थोड़ा सा ढांक दिया। कुछ आवारा लंटे गालों पर लहराने लगी। हवा की मंद लहरों से वह गालों पर नर्तन करने लगी। जीत दुविधा में पड़ गया। क्या अधिक सुंदर है यह चित्र या स्वयं वफाई? वह निर्णय नहीं कर पाया। वह देखता ही रहा, कभी वफाई को, कभी वफाई के चित्र को। वफाई ने अपने माथे को झटका। खुले बाल हवा में लहराते हुए जीत को स्पर्श कर गए। जीत एक क्षण के लिए विचलित हो गया, वफाई की तरफ आकृष्ट हो गया। कुछ पूरी तरह जीत को अंदर से घायल कर गया। जीत ने वफाई के बालों पकड़ा, लगा उससे। बालों के मार्ग से जीत के हाथ वफाई के कंधों से थोड़े ऊपर कंठ तक जा पहुंचे। वफाई की खुली ग्रीवा का स्पर्श जीत को रोमांचित कर गया। जीत से भी अधिक रोमांच वफाई के अंदर बहने लगा। वफाई का अंग अंग उमंग से भर गया। वह आंखें बंद करके उस क्षण को जीने लगी, उस क्षण के आनंद को अनुभव करने लगी, उस क्षण के भीतर उतरने लगी। वह क्षण उसे गहराई की तरफ खींचता चला जाता था और वह गहरी और गहरी उतर रही थी। मन ही मन वह प्रसन्न हो रही थी। एक ऐसी अनुभूति को वह पा रही थी जो शायद अद्भुत थी, अलौकिक थी। वफाई ने अपनी सांसें रोक दी। सांसों की ध्वनि भी बंद हो गई। एक समग्र शांति फैल गई। कोई ध्वनि नहीं, कोई व्यवधान नहीं। जीत का स्पर्श वफाई को भावनाओं के समंदर के मध्य में खींच गया। वह उठती, बहती, छूती और शांत हो जाती प्रेम की लहरों में डूबती जा रही थी। समाप्त। आशा है आपको कहानी छुअन भाग 4 पसंद आई होगी। ऐसी ही हिंदी रोमांटिक स्टोरीज देखने के लिए A to Z चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली स्टोरी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।